कर दी। तो अब तुम सब ध्यान से देखना, आपके पास एक मास m1 है, वो उधर जा रहा है u1 से, एक मास m2 है, वो उधर जा रहा है u2 से, पर u1 ग्रेटर देन u2 है, तभी m1 m2 टकराएगा। और मान लो टकराने के बाद ये जा रहा है v1 से, ये जा रहा है v2 से, भैया ये इसे टकराया, तो अब ये तेज जाएगा, ये धीरे हो जाएगा, तो v2 ग्रेटर देन v1। तो ये E की इक्वेशन है। तो सब पहले अपनी कॉपी में E की इक्वेशन लिख लो, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। सब में लिख लिया। फिर मैं तुम्हें इसका एक क्वेश्चन करना सिखाता हूँ, है ना, इसका एक क्वेश्चन मैं तुम्हें करना सिखाऊंगा, तब तुम्हें ये चीज क्लियर होगी। तो अब सब एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग। सर ने फॉर्मूला लिखा है ये वाला, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। तो अब सब ध्यान से देखना, सपोज करो कि ये 2 kg का मास है, ये इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और ये एक 4 kg का मास है, ये इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, ये आपको दे रखा है। ठीक है, और अब मैं बोलूं कि दोनों में कोलिजन हुआ, और कोलाइड होने के बाद ये जो 2 किलो का मास है, ये इधर की तरफ जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, और ये 4 kg का मास है, ये इधर की तरफ जा रहा है 8 मीटर पर सेकंड से। तो आप मुझे बताओ कि E की वैल्यू क्या होगी। देखो सब चार चीजें ढूंढो। u1 मतलब पहले मास की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, तो +10। u2 कितना आ जाएगा, +5, क्योंकि ये उधर जा रहा है तो पॉजिटिव, ये भी उधर जा रहा है तो पॉजिटिव। और v1 कितना होगा, ध्यान से देखो, v1 मतलब पहले मास की टकराने के बाद क्या वेलोसिटी है, तो ये कितना आ जाएगा +5, और v2 कितना आ जाएगा +8। तो E क्या होता है, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। तो v2 कितना है, ध्यान से देखो 8, ये कितना है 5, नीचे कितना है 10 में से 5, तो 8 में से 5 गए 3, 10 में से 5 गए 5, तो आपके E की वैल्यू कितनी आई, 3/5। कोई डाउट है तो पूछो। ये तो न्यूमेरिकल से इसका आंसर कैसे निकालते हैं। अब इसका लॉजिक क्या है, सब ध्यान से देखना। तो E का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी, लिखो अपनी कॉपी में, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। लेकिन मैं तुम्हें ये पता है क्यों नहीं लिखवाया, क्योंकि ये फालतू ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है। बेस्ट क्या है, अपना जो फॉर्मूला कौन सा, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। लिख लो, E क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है आशीष, तुम्हें क्लियर हुआ। किसी को कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में डाउट है तो पूछो। तो जैसे एक क्वेश्चन मैंने अपनी शीट में दिया था, ये वाला, हाँ सबको ये क्वेश्चन दिख रहा है, दिख रहा है सबको। तो तुम सब क्वेश्चन ध्यान से देखो। तो वन स्फीयर कोलाइड्स विथ अनदर स्फीयर ऑफ सेम मास एट रेस्ट इनइलास्टिकली। तो मान लो कि अपने पास एक स्फीयर है जिसका मास है m, यहां पे एक और स्फीयर है जिसका मास है m। सपोज करो कि ये इधर की तरफ आ रहा है u1 से, और u2 आपको क्या दे रखा है, 0, मतलब दूसरा मास रेस्ट पे था, कोलाइड किया। इफ द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज हाफ, E आपको कितना दे रखा है, हाफ, द रेशियो ऑफ देयर स्पीड आफ्टर कॉलिजन विल बी। मान लो कोलाइड करने के बाद पहले मास की जो वेलोसिटी है, सपोज करो वो है v1, और दूसरे मास की जो वेलोसिटी है सपोज करो वो है v2। तो मुझे इनका रेशियो निकालना है। मुझे क्या निकालना है, v1 अपॉन v2। कैसे निकालेंगे, देखो E का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। तो पहले E की वैल्यू कितनी है, हाफ, v2 तो नहीं है, v1 भी नहीं है, और u1 माइनस u2। तो u1 मान लो आपका u1 कितना देखा है, सपोज करो ये u1 है, तो नीचे आ जाएगा u1 माइनस 0। तो आपका एक इक्वेशन तो क्या आएगी, ध्यान से देखो, एक सेकंड रुकना, इसको थोड़ा सही से लिख देता हूं मैं, 1 सेकंड। तो सब ध्यान से देखो, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है वन स्फीयर, मान लो ये कोई स्फीयर, इसका मास है m, मान लो ये इधर आ रहा है वेलोसिटी u1 से, और आपका दूसरा मास यहाँ पे रेस्ट पे है, मतलब u2 कितना है, 0। और मान लो कोलाइड करने के बाद जो आपका पहला मास है, मान लो उसकी वेलोसिटी हो गई v1, और दूसरे मास की वेलोसिटी हो गई v2। तो एक इक्वेशन तो कैसे बनाएंगे, यहां से E की वैल्यू क्या हो जाएगी, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। तो E कितना दे रखा है, हाफ, इधर क्या आ जाएगा v2 माइनस v1, और u2 तो 0, ये कितना आ जाएगा u1। तो आपका ये u1 को उधर भेजो, तो u1 अपॉन 2 कितना आ जाएगा, v2 माइनस v1। और याद है एक और इक्वेशन कैसे बनाएंगे अपन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। तो इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर होगा, फाइनल, क्योंकि कोई भी कोलिजन हो आपका मोमेंटम सेम रहता है। तो टकराने के पहले मोमेंटम कितना है, mu1 प्लस 0, क्योंकि दूसरा तो रेस्ट पे था, और टकराने के बाद क्या आ जाएगा, mv1 प्लस mv2। दोनों तरफ m m m कॉमन है, तो आपका u1 किसके बराबर आ गया, v1 प्लस v2।
और नीचे वाली इक्वेशन क्या है, v2 माइनस v1 कितना दे रखा है, u1/2। आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो, ध्यान से देखो, माइनस v1 कट गया और इससे तुम्हें क्या मिल जाएगा, v2, और फिर v2 की वैल्यू पुट करना, तुम्हें v1 मिल जाएगा और रेशो निकाल लेना। इस तरीके से तुम्हें इस इक्वेशन को यूज करना है। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। आशीष, तुम्हें समझ में आया कि ई का मतलब क्या होता है कि नहीं समझ में आया? अब भी किसी को और डाउट है इसमें तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो अब तुम सब एक कंसेप्ट ध्यान से सुनना। सपोज करो कि ये कोई दीवार है और इस दीवार का ई आपको दे रखा है। याद रखना, अगर मान लो कोई बॉल यहां पे पहुंच रही है वेलोसिटी यू से, तो ये बॉल टकरा के जब जाएगी ना, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी ई इंटू यू। इस कंसेप्ट को तुम्हें याद रखना है, ठीक है? लिख लो इसको अपनी कॉपी में। अगर मान लो कोई बॉल नीचे आ रही है और उसकी नीचे पहुंचते वक्त वेलोसिटी यू है, तो ये बॉल जब वापस ऊपर जाएगी ना, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ई इंटू यू। जैसे मान लो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि एक बॉल है, वो 20 मीटर पर सेकंड से ग्राउंड को हिट कर रही है, ठीक है, और ग्राउंड का ई आपको दे रखा है सपोज करो हाफ, तो आप बताओ ये ऊपर जाते वक्त वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो ई इंटू यू, तो वो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 20, तो वो कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। इस कंसेप्ट को तुम्हें याद रखना है कि अगर कोई बॉल यू से पहुंची है और यहाँ पे इन इलास्टिक कोलिजन हुआ है, तो जाते वक्त इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ई यू। मतलब अगर आपने इसको इस हाइट से फेंका है तो वापस ये इस हाइट पे नहीं जाएगी, थोड़ी कम हाइट पे जाएगी। तो मान लो ये हाइट h है और ये हाइट h डैश है, तो h डैश होता है आपका ई स्क्वायर h। लिख लो इसको अपनी कॉपी में, ये फॉर्मूला तुम्हारे बहुत काम आएगा, लिख लो इसको, लिख लो अपनी कॉपी में। कई बार ये फॉर्मूले से आंसर आ जाता है कि मान लो सर मैंने एक बॉल को h हाइट से फेंका और फिर यहां पे इन इलास्टिक कोलिजन हुआ, तो आपकी बॉल गई h डैश पे, तो h डैश क्या होता है, ई स्क्वायर इंटू h। लिख लो, इसके भी क्वेश्चन मेरी स्लाइड में थे इसलिए मैंने ये करा दिया तुम्हें। लिख लो इसको, और इसमें कोई डाउट है तो पूछो। तो कोई डाउट नहीं है तो अब सब ध्यान से देखना, सब ध्यान से समझना एक क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन जो था, हाँ ये सब हो गया अब। हाँ, अगला क्वेश्चन तुम सब ध्यान से समझना, सब लोग देखना अपनी कॉपी में, सब देखना ध्यान से। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां से अपन v को क्या लिख सकते हैं, p अपॉन एम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे v की जगह p अपॉन एम पुट करो, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू एम, और v की जगह क्या आ जाएगा, p अपॉन एम का होल स्क्वायर। इसको ओपन करो तो ये कितना आ जाएगा, k विल बी इक्वल टू हाफ इंटू पी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। एक एम से एक एम गया, 2m को उधर भेजो, तो p कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 2mk। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लिख लो इसको अपनी कॉपी में। रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, लिख लो अपनी कॉपी में। p इक्वल टू रूट 2mk। लिख लो, p इक्वल टू रूट 2mk। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तुम्हें बहुत क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला हेल्प देगा। p इक्वल टू रूट 2mk, ठीक है? अब इसका एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, अगला तुम्हें करना है, ठीक है? सबने लिख लिया ये पक्का? हर्ष लिख लिया, हिमांग भाई लिख लिया ये फॉर्मूला, p इक्वल टू रूट 2mk? कोई डाउट है इसमें? तो है ना, इसके क्वेश्चन में पता है तुम लोग बहुत घबराते हो, तो इसका एक क्वेश्चन मैं कराता हूं, अगला तुम करना। तो क्वेश्चन है ये, इफ काइनेटिक एनर्जी is increased by 100%, how will p change? तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर मैंने काइनेटिक एनर्जी में 100% का इजाफा किया तो बताओ मोमेंटम कितना चेंज करेगा। देखो कैसे करते हैं, अब सब ध्यान से समझना। मान लो कि p इक्वल टू कितना है, रूट 2mk, और मैंने काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज किया, 100% का। तो ध्यान से देखना, नई काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, इंक्रीज किया मतलब पुरानी कितनी थी, k, और याद रखना कैसे करते हैं, 100 अपॉन 100 इंटू k। इस तरीके से करते हैं। इंक्रीज बाय 100%, तो आप क्या लिखोगे, 100 अपॉन 100 इंटू k। अगर मैं लिखता है इंक्रीज बाय 50%, तो आप क्या लिखते हैं, 50 अपॉन 100 इंटू k। तो नई काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, 2k। तो नया मोमेंटम p डैश, तो वो कितना आ जाएगा, रूट 2m k डैश। तो k डैश कितना है,
के डैश है आपका कितना 2k। तो ध्यान से देखो, इसको अलग करो तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, √2m k इंटू √2 लिख सकते हैं, लेकिन √2m k क्या है p, तो आपका ये कितना हो जाएगा √2p। आया समझ में? लिख लो इसको अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। मैंने देखा ऐसे क्वेश्चन तुम लोगों से बनते ही नहीं है। अगर मैं बोलता हूं कि ये इंक्रीज बाय 50% 70%, तो तुम बता ही नहीं सकते हो। तो इफ काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज बाय 100%, हाउ विल मोमेंटम चेंज? तो मोमेंटम कितना हो गया, √2 टाइम्स हो गया। तो अगला क्वेश्चन तुम्हें करना है, ये लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन तुम्हें करना है। लिख लिया इसने? काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज बाय 100%, हाउ विल पी चेंज? तो पुराना पी का फॉर्मूला लिख लो, नया के निकाल लो, तो पी डैश क्या हो जाएगा, √2m के डैश की जगह वैल्यू पुट करो, और इस तरीके से। तो अगला क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो, क्वेश्चन है ये, इफ काइनेटिक एनर्जी इज increased by 300%, how will momentum change? How will p change? Try करो। If kinetic energy is increased by 300%, तो आपका समझ लो पुराना लीनियर मोमेंटम p था, तो p कितना हो जाएगा √2m k। अब नई काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, k प्लस, अब 300% है, तो 300/100 इंटू के, तो 100 से 100 गया, तो आपका k डैश किसके बराबर आया, k प्लस 3k कितना हो गया 4k। तो आपका नया मोमेंटम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √2m k डैश, और k डैश की जगह आप क्या पुट करना, 2m इंटू 4k। तो आप क्या करो, 4 को बाहर ले लो, तो ये आ जाएगा √2m k। तो √2m k तो क्या है p, तो आपका क्या आंसर आ गया 2p। तो आपका नया मोमेंटम क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ पुराना मोमेंटम। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन तुम लोगों को आने चाहिए। इसमें कोई डाउट है अब तक तो पूछो, अब तक कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है, तो इसको लिखो अपनी कॉपी में। ये ना कई बार एग्जाम में आता है, खासकर रानू आप देखना, सब लोग ध्यान से देखो। सपोज करो कि मेरे पास यहां पे एक मास है m, ये लेंथ है l, और आपको दे रखा है, सब ध्यान से देखना, आपको दे रखा है कि ये एंगल थीटा है। और मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इस मास को रिलीज करूंगा, तो ये मास क्या करेगा, इस तरीके से ट्रैवल करते 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 कहां पहुंचेगा, इस तरीके यहां पहुंचेगा। तो आपको बताना है कि जब ये मास यहां पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। अब कैसे करेंगे सब, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। देखो ये थीटा है, तो पहले यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, और याद है थीटा के पास वाला कंपोनेंट क्या होता है, एल कॉस थीटा। तो ये कितना आ गया, एल कॉस थीटा आया कि नहीं आया, आया ना एल कॉस थीटा, है ना। और आपका ये जब ये मास यहां पे पहुंचेगा, तो ये पूरी लेंथ क्या होगी, तो ये कितना बचेगा, यहां से लेके यहां तक ये कितना बचेगा, एल माइनस एल कॉस थीटा। किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछो कि मैं ये फिगर कैसे ड्रॉ कर रहा हूं। ये अपने बुक के भी पीछे का क्वेश्चन है, किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो। वापस वापस मैं इस फिगर को बनाता हूं, क्योंकि काफी अच्छा क्वेश्चन है। सपोज करो कि ये दीवार है, और यहां पे एक मास है m, इस रस्सी की लेंथ है l, और आपको दे रखा है कि ये वाला एंगल थीटा है। और अभी मैं इस मास को रिलीज करूंगा, तो आपको बताना है कि जब ये मास नीचे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। मान लो कि इसकी वेलोसिटी v है, तो मुझे v निकालना है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, थीटा के पास वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, एल कॉस थीटा। ये एल कॉस थीटा है, तो ये कितना बचेगा, नीचे वाला कितना बचेगा, एल माइनस एल कॉस थीटा। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखना। सपोज करो कि ये इनिशियल केस, ये फाइनल केस, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अब लगाओ अपनी इक्वेशन, दिमाग लगाओ। तो शुरू में आपका मास रेस्ट पे था, तो शुरू में काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0। शुरू में आपका मास किस साइड पे था, सपोज करो कि मैं इस साइड को क्या लेता हूं, 0। तो आपका किस साइड पे था, एल माइनस एल कॉस थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, एम जी एच की जगह क्या आ जाएगा, एल माइनस एल कॉस थीटा इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो जब आपका मास नीचे पहुंच गया तो वेलोसिटी कितनी है, v। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि फाइनली आपका मास कौन सी हाइट पे, 0 पे। इसको सॉल्व करो, आपका m से तो m कट गया,
तो आपका इस 2 को उधर लेके आओ तो ये कितना बचेगा 2g, l भी कॉमन निकाल लो, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा v का स्क्वायर। तो इस रूट को स्क्वायर को उधर भेजना तो ये कितना आ जाएगा 2g, ब्रैकेट में आ जाएगा l माइनस l कॉस थीटा। लिख लो। और इसमें कोई डाउट है तो पूछो, कोई भी डाउट है इसमें तो तुम अभी पूछो, उसको दबा के मत रखना। तुम्हें अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो भी पूछो। याद रखना ये L है तो थीटा के पास वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा L cos थीटा, और ये सामने वाला कंपोनेंट क्या होगा, ये होगा L sin थीटा। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले आपका मास यहां था, इसको रिलीज किया तो कहां पहुंचा, यहां, तो यहां वेलोसिटी क्या होगी ये। रानू तुम्हें समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यस सर। ओके ठीक है। अब देखो मैंने ना तुम्हारे डाउट्स अपनी स्लाइड में लगा लिए थे, इसके अलावा भी आज पढ़ाने के बाद भी अगर तुम्हें डाउट है तो तुम मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं उसको अपनी अगली क्लास में शामिल कर लूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो तुम चैप्टर नंबर 7, और टॉपिक लिखो तुम, सबसे पहला टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। आज मैं तुम्हें सेंटर ऑफ मास निकालना सिखाऊंगा, फिर धीरे धीरे हम इसका कंसेप्ट समझेंगे, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास होता क्या है, जिसे लॉजिकली अगर आप एक्सप्लेन करें, सपोज करो कि ये कोई रोड है, इस रोड का मास है m, लेंथ है l, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, एकदम सेंटर पे। तो सेंटर ऑफ मास बेसिकली होता क्या है, आपके मास का सेंटर वाला पॉइंट, है ना। ये सपोज करो कि ये कोई स्फीयर है, इसका मास है m, रेडियस है r, तो इसका सेंटर कहां पे होगा, यहां पे, है ना। लॉजिक से पता पड़ रहा है, क्लियर है। ये जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास आपकी बॉडी के ऊपर ही हो, सेंटर ऑफ मास आपका हवा में भी हो सकता है। कैसे, सपोज करो कि ये कोई रिंग है, ये क्या है, सपोज करो कि ये कोई रिंग है, इसका मास है m, रेडियस है r, तो इसका सेंटर कहां पे होगा, यहां पे। तो ये जो पॉइंट है ये तो रिंग के ऊपर नहीं है, ये तो कहा है हवा में। तो जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास बॉडी के ऊपर ही हो, वो बॉडी से अलग भी हो सकता है। तो सेंटर ऑफ मास का लॉजिकल मतलब तुम्हें समझ में आया, मास का सेंटर क्या है। लेकिन क्या होता है, हर बार सेंटर ऑफ मास निकालना इतना आसान नहीं होता, हर बार सेंटर ऑफ मास निकालना क्या होता है, इतना आसान नहीं होता है। सपोज करो मैं तुम्हें बोलूं कि ये एक अजीब सा फिगर है ना, ये एक अजीब सा फिगर है, आप लोग मुझे बताओ किसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो वो तुम देख के नहीं बता सकते। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मेरे पास एक प्लेट है, वो इस शेप की है, अब आप मुझे बताओ किसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, तो वो भी तुम देख के नहीं बता सकते। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए हम एक तरीका यूज करते हैं सेंटर ऑफ मास निकालने का। तो लिखो अपनी कॉपी में, सब लिखो अपनी कॉपी में, कोऑर्डिनेट्स, टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या, इस पे मैं आ रहा हूं, तो लिखो अपनी कॉपी में, position of center of mass is equal to m1 into r1 plus m2 into r2 divided by m1 plus m2। इसका मतलब क्या है, सपोज करो कि मेरे पास कोई एक मास पड़ा है m1, इस मास का पोजीशन वेक्टर क्या है, r1। सपोज करो कि मेरे पास एक मास पड़ा है m2 और इस मास का पोजीशन वेक्टर क्या है, r2। तो आपका RCOM क्या आएगा, m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। एक बार इसको लिख लो, फिर मैं तुम्हें इसका एक न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा, अगला तुम्हें करना है। आसान टॉपिक है पर बहुत प्यारा टॉपिक है, लिख लो अपनी कॉपी में, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मास 1 इस पॉइंट पे पड़ा है, मास 2 इस पॉइंट पे पड़ा है, तो अगर आपका मास किसी पॉइंट पे पड़ा होता है ना, इनको हम बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। और RCO हम निकालते कैसे, m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। एक बार लिख लो, फिर मैं तुम्हें इसका क्वेश्चन कराता हूं। एक बार लिख लो, फिर मैं आपको इसका क्वेश्चन कराता हूं। तो आपके m1 का पोजीशन वेक्टर क्या है, r1, आपके m2 का पोजीशन वेक्टर क्या है, r2, तो आपके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या है, m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब एक क्वेश्चन अपन करेंगे इसका, सब ध्यान से देखना। सपोज करो कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और आपको बोल रखा है कि 2 kg का मास यहां पड़ा हुआ है 2,4 पे, और एक 4 kg का मास यहां पड़ा हुआ है 4,2 पे। बताओ इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का है, एक 2 kg है, एक 4 kg है। तो सपोज करो m1 आपका 2 kg है
और m1 का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, 2i कैप प्लस 4j कैप आएगा कि नहीं आएगा। और m2 कितना है, m2 है आपका 4 kg। तो आप बताओ m2 का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, ये आ जाएगा 4i कैप प्लस 2j कैप। कोई डाउट तो नहीं है। तो RCOM कितना आ जाएगा, RCOM कैसे लिखते हैं, मास इनटू उसका पोजीशन वेक्टर प्लस मास इनटू उसका पोजीशन वेक्टर, एक और हो तो उसका लिख दो, और नीचे क्या आ जाएगा m1 प्लस m2। तो ये कितना आ जाएगा 2 ब्रैकेट में 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4 ब्रैकेट में आ जाएगा 4i कैप प्लस 2j कैप, और नीचे क्या आ जाएगा 2 प्लस 4 6। ओपन करो कितना आएगा, देखो 2 2 जा 4i कैप, 2 4 जा 8j कैप, 4 4 जा 16i कैप, 4 2 जा 8j कैप अपॉन क्या आएगा 6। सॉल्व करो कितना आएगा, देखो 16 4 तो कितना होता है 20i कैप, 8 8 कितना होता है 16j कैप अपॉन क्या आएगा 8। तो आपका RCOM कितना आएगा, देखो i कैप के साथ क्या है 20/8 और j कैप के साथ क्या है 16/8। तो ये आ गया तुम्हारा सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। सर डिनोमिनेटर में 8 कैसे हो गया? ओ सॉरी 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 6 है, 6 है, 6 है, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ सर 6 है, 6 है, 6 है, हाँ 6 से नीचे, हाँ ठीक है ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है किसी को। आपको मास लिखना है, उसका पोजीशन वेक्टर। तो अगला क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो। क्वेश्चन है ये, सपोज करो कि मेरे पास 3 मास पड़े हुए हैं। एक मास मेरे पास यहां पड़ा हुआ है, एक मास मेरे पास यहां पड़ा हुआ है 2 मीटर की दूरी पे, एक मास मेरे पास यहां पड़ा हुआ है 2 मीटर की दूरी पे। मेरा क्वेश्चन है कि बताओ इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां होगा। तो अपन क्या करते, देखो पहला मास मान लो मेरा m है, और मान लो ये वाला मास है, कौन सा, ये वाला। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, देखो ओरिजिन पे पड़ा है, तो 0i कैप प्लस 0j कैप। मान लो दूसरा मास मेरे पास ये वाला है, ये इसकी वैल्यू क्या है m, और इसका पोजीशन वेक्टर कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो। तो ये 2 है, तो x कोऑर्डिनेट तो 2 हो गया, y कोऑर्डिनेट 0 हो गया, तो 2i कैप प्लस 0j कैप। और तीसरा मास क्या है आपके पास m, मतलब ये वाला, ध्यान से देखो। तो ये यहां पे पड़ा हुआ है, मतलब तीसरे का पोजीशन वेक्टर क्या है तुम खुद मुझे बताओ, 0i कैप प्लस 2j कैप। क्यों, क्योंकि इसकी पोजीशन क्या है 0,2, इसकी पोजीशन क्या है 2,0, इसकी पोजीशन क्या है 0,0। तो इस केस में आप RCOM कैसे निकालोगे, इस केस में ऐसे निकालोगे, m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3, और नीचे क्या आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3। तो तुम्हें बस वैल्यू पुट करनी है। तो m और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 0i कैप प्लस 0j कैप, प्लस क्या आ जाएगा m ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2i कैप प्लस 0j कैप, प्लस क्या आ जाएगा m ब्रैकेट में क्या आएगा 0i कैप प्लस 2j कैप, और नीचे क्या आ जाएगा m प्लस m कितना आ गया 3। क्लियर हुआ, कैसे करते तुम्हें समझ में आया कि नहीं समझ में आया। डाउट है तो पूछो। कोई डाउट है तो पूछो, और नहीं है तो अगला क्वेश्चन फिर तुम लोग करो। क्वेश्चन है ये, सब ध्यान से सुनना। मेरे पास 3 मास पड़े हुए, एक मास यहां पे, एक मास यहां पे, एक मास यहां पे, और एक मास यहां पे, सॉरी 4 मास पड़े हुए। आपको ये भी 1 दे रखा है, ये भी 1 दे रखा है, ये भी 1 दे रखा है। आप मुझे बताओ कि इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा। ट्राई करो, क्या आएगा इसका आंसर। क्या आएगा, आप चाहो उसको m1 m2 m3 ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। सपोज करो कि ये मेरा पहला मास है m1, ये मेरा दूसरा मास है m2, ये मेरा तीसरा मास है m3, ये मेरा चौथा मास है m4। तो m1 कितना दे रखा है m, और m1 का पोजीशन वेक्टर कितना है, ध्यान से देखो। ये 1 है तो 0,1,
इसका कितना आ जाएगा 0,-1, इसका कितना आ जाएगा 1,0 और ये कहाँ पे पड़ा हुआ है 0,0 पे। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0 i कैप प्लस j कैप, तो ये आ गया j कैप। आपका m2 कितना है m, तो आपका इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, तो दोनों ही 0 है, 0 i कैप प्लस 0 j कैप। आपका m3 कितना है m, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है देखो, इसका आ जाएगा तुम्हारा 0 i कैप माइनस j कैप। और m4 कितना है m, इसका पोजीशन वेक्टर कितना आ जाएगा ध्यान से देखो i कैप, क्योंकि खाली 1,0 है। तो बस अब तो आसान है RCOM निकालना। तो RCOM कितना आ जाएगा m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस m4 r4, और डिवीजन में क्या आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तुम्हें अब भी डाउट आ रहा है तो आप पूछो। तुम्हें मास लिखना है, उसकी पोजीशन लिखनी है और इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब भी कोई डाउट है इसमें तो पूछो। हिमांग समझ में आया? आशीष भाई क्लियर हुआ? हर्ष क्लियर हुआ तुम्हें टॉपिक? रानू आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं कि नहीं समझ में आ रहा है? सर क्लियर है। पक्का? तो क्लियर है तो अब तुम लोग सब अगला क्वेश्चन ट्राई करो। एक सेकंड ना। तो कई बार क्या होता है, कई बार हम लोगों को ग्राफ नहीं दे रखा होता है। हमें बोला जाता है कि एक मास यहाँ पे है, हमें बोला जाता है कि एक मास यहाँ पे है और एक मास यहाँ पे है, ठीक है। और आपको दे रखा है कि ये डिस्टेंस 1 मीटर है, आपको दे रखा है कि ये डिस्टेंस भी 1 मीटर है, और इस तरीके से दिया जाता है। और फिर पूछा जाता है कि बताओ इस सिस्टम का सेंटर कहाँ है। तो घबराना नहीं, अब खुद ग्राफ बना लो। तो आप क्या करो, सपोज करो इस तरीके से ग्राफ बना लो। आप चाहो उसको ओरिजिन ले सकते हो। तो ये वाला मास तो अपना कहां पे आ गया ओरिजिन पे, इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 1,0, इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 2,0, ठीक है। तो अगर तुम्हें एग्जाम में मान लो कि सिर्फ ऐसे मास दे दिए जाएं तो आप खुद ग्राफ बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे तुम निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट लिखो तुम, नेक्स्ट लिखो तुम सेंटर ऑफ मास फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स, सेंटर ऑफ मास फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स। अब देखो ये टॉपिक है क्या, एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, अगला तुम करना, ठीक है। सब ध्यान से देखो। सपोज करो कि मैं तुम्हें बोलूं कि मेरे पास ये एक रोड है और इस रोड का मास है m और इस रोड की जो लेंथ है वो है l, ठीक है। और फिर मैं तुम्हें बोलूं कि यहां पे एक और रोड है, इसका मास भी m, इसकी लेंथ भी l, और मेरा क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताओ कि इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा। आपका क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन मेरा है कि इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा। तो आप क्या करो, अपन एक काम करते हैं, अपन यहां पे एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं। तो मान लो कि ये मेरी वाई एक्सिस और ये मेरी एक्स एक्सिस, ठीक है। अब अपने पास दो मास है, सबको दोनों मास दिख रहे, एक तो ये वाला एक ये वाला। तो मेरे पास पहला मास क्या है m। अब तुम ध्यान से देखना, पहले मास का सेंटर का है, सबको पता है किसी भी रोड का सेंटर कहां पे होता है, बीचों बीच। तो आप मुझे बताओ कि इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना होगा l/2, y कोऑर्डिनेट कितना होगा 0, क्योंकि इसका सेंटर यहां पे है। तो यहां से यहां आने के लिए कितना आगे आना पड़ा l/2। तो ये कितना आ गया l/2 i कैप प्लस 0 j कैप। अपन दूसरे मास की बात करते हैं। तो दूसरा मास कितना है m, और ध्यान से देखो इसका सेंटर का है यहाँ पे, इसका सेंटर का है यहाँ पे, और यहां तक पहुंचने के लिए कितना आगे आना पड़ेगा आप मुझे बताओ, वहां तक पहुंचने के लिए कितना आगे आना पड़ेगा l। तो इसका सेंटर यहां पे है, इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है l,0। तो r2 कितना आया l i कैप प्लस 0 j कैप। अब अपना फॉर्मूला क्या है, अपना फॉर्मूला है सेंटर ऑफ मास का m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 भी है, r1 भी है, m2 भी है, r2 भी है, सब आ गया। क्लियर हुआ तुम्हें
कि नहीं क्लियर हुआ? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में एक्सक्यूज मी सर, आप पूछो। हाँ हर्ष पूछना। सर जो वर्टिकल वाली है ना, तो उसको अपन ने सिर्फ एल क्यों लिया? नहीं ये तो मैंने दे रखा है। नहीं देख सर, जैसे उसमें L/2 लिखा था ना मिडिल वाले को। नहीं नहीं, मैं वापस समझाता हूँ। देख क्वेश्चन क्या था हर्ष? क्वेश्चन ये था कि तेरे पास एक रोड तो यहाँ है, ठीक है? तो अगर मान ले कि ये ओरिजिन है, तो आप मुझे बताओ कि इस रोड का सेंटर यहाँ पे होगा, करेक्ट है? यहीं पे होगा। तो अगर यस ये सर। टोटल लेंथ L है, तो आप मुझे बताओ कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? L/2, 0 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि यहां से यहां आने के लिए देखो खाली आगे की तरफ आना पड़ा। कितना आना पड़ा? L/2। ऊपर तो नहीं गए, नीचे तो नहीं गए, तो 0। और जो तेरी दूसरी रोड है वो यहां पे है, ठीक है? तो तू मुझे बता कि इस दूसरी रोड का सेंटर कहां पे होगा? यहां पे होगा। ये सर एक्स इस एक्सिस पे हो पॉइंट, जाएगा। हाँ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? देख अब देखो कितना आगे आना पड़ेगा? L। तो x कोऑर्डिनेट तो L हो गया, y कोऑर्डिनेट 0 हो गया। तो अपन इस ऐसे क्वेश्चन में जब अपन r लिखते ना, तो अपन r मतलब क्या होता है? अपने ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास का है। मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं, तभी तुम्हें क्लियर होगा। सपोज ओके करो कि सर। मैं तुम्हें पूछूं कि मेरे पास एक रोड तो ऐसे पड़ी है और मेरे पास एक रोड ऐसे पड़ी है। दोनों रोड का मास सेम है, लेंथ L है। इसका भी मास सेम है, लेंथ L है। पर आपको दे रखा है कि, आपको क्या दे रखा है कि ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है? आप मुझे बताओ किसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा? देखो कैसे करते हैं, सब ध्यान से देखना। तो पहले आप नीचे वाला मास देखो, मतलब ये वाला मास। मान लो कि ये वाला मास है m1, तो m1 कितना आएगा? m। पर इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? ध्यान से देखो, इसके सेंटर पे। और इसके सेंटर तक पहुंचने के लिए मुझे कितना आगे आना पड़ेगा? L/2। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया? L/2, 0। और दूसरा मास मान ले ये वाले, तो m2 कितना हो जाएगा? m। और इसका सेंटर कहाँ होगा? यहां होगा कि नहीं होगा? तो इसके लिए अपने को कहां जाना पड़ेगा? ऊपर। कितना जाना पड़ेगा? L/2। तो दूसरे वाले मास का सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? 0, L/2। तो ये अपन क्या लिखेंगे? 0 i कैप प्लस L/2 j कैप। इस केस में अपन क्या लिखेंगे? L/2 i कैप प्लस 0 j कैप। अब अपने फॉर्मूले में पुट कर दो। तुम्हें क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? यस सर, हो गया। हिमांक तुम्हें समझ में आया? श्रेया, रानू, तुम्हें तुम्हें चीज क्लियर हो रही है मैं क्या कर रहा हूं कि नहीं क्लियर हो रहा है? जैसे मान लो कि मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछता हूं कि मेरे पास ये एक स्क्वायर प्लेट है। क्या है? ये एक स्क्वायर प्लेट है और स्क्वायर प्लेट के यहां पे एक रोड है। मान लो कि ये जो प्लेट है, इस प्लेट का मास है m और इस प्लेट की साइड लेंथ है l। और ये जो रोड है इसका मास है m, इसकी लेंथ भी कितनी है? l। और आपको दे रखा है, आपको क्या दे रखा है कि ये ओरिजिन है, मतलब 0, 0। तो ये आपका ओरिजिन है। अब मैं पूछ रहा हूं कि बताओ इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां होगा? देखो सब पहले अपन स्क्वायर की बात करते हैं। तो मान लो अपना पहला जो मास है वो है m स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ स्क्वायर का सेंटर कहां पे होता है? यहां पे। तो स्क्वायर के सेंटर पे पहुंचने के लिए पहले तो मुझे L/2 आगे आना पड़ेगा, फिर मुझे L/2 ऊपर जाना पड़ेगा। तो इसका पोजीशन वेक्टर कितना आ जाएगा? L/2 i कैप प्लस L/2 j कैप। क्योंकि यहां पहुंचने के लिए पहले तो हम आगे आएंगे, फिर हम ऊपर जाएंगे, एकदम बीचों बीच है। तो ये भी L/2 होगा, ये भी L/2 होगा, ठीक है? अब दूसरा मास मान लो ये वाला है। इसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखो, इसका सेंटर कहां है? यहां पे। तो यहां तक पहुंचने के लिए मुझे कितना आगे आना पड़ेगा? ध्यान से देखो, पहले तो L आगे आना पड़ेगा, फिर L/2 और आगे आना पड़ेगा। तो इसका x कोऑर्डिनेट तो कितना हो जाएगा? L/2 प्लस L। y कोऑर्डिनेट क्या है? 0, क्योंकि ना तो मुझे ऊपर जाना पड़ा ना नीचे। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? 3L/2 i कैप प्लस 0 j कैप। तो ये आपको R2 दे दिया। अब अपना फॉर्मूला क्या है? m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2 लगा दो। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? समझ में आया सबको? देखो नेक्स्ट क्लास में आज तुम्हें सेंटर ऑफ मास के कुछ क्वेश्चन भेजूंगा, तुम सॉल्व करके रखना, है ना? फिर अपन अगली क्लास में फिर दिमाग लगाएंगे। और तुम्हें नहीं समझ में आया
तो ये स्लाइड में तुम्हें भेज रहा हूँ, इस पे तुम क्या करना, इस पे तुम स्क्रीनशॉट खींच के मुझे भेज देना कि सर ये कैसे आया, आप मुझे एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट क्लास में कॉलिजन के क्वेश्चन में डाउट है तो वो लेंगे, इसमें डाउट है तो ये लेंगे, ये तो फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम। किसी को कोई डाउट है तो पूछे, क्योंकि मीटिंग मेरी बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। ओके, चलो बाय यार, टाटा, एंजॉय। और हाँ, अपन वापस मिलते हैं फ्राइडे को, ठीक है, चलो बाय बाय।